पिछले कुछ समय में एक बात सामने निकल कर आ रही है, एक सबक भी साथ में मिल रहा है। पहले अपराधी पुलिस को चकमा देते थे, जुगाड़ करते थे, कुछ भी कर डालते थे। आजकल पुलिस भी मुस्तैद है, अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से युक्ति निकालती है पकड़ने की, एनकाउंटर करने की, जगह जगह में कुछ विशेष प्रयोजन करके। और उस बीच को जो ऐसी घटना हो जाए तो उसको पता नहीं चले कि वो नेचुरल है कि नहीं, इसीलिए ये बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहे। हमारे साथ में इस समय एनसीआरबी के पूर्व डायरेक्टर शारदा प्रसाद जी हैं, अरविंद कुमार जैन जी हैं, हमारे साथ में पूर्व डीजीपी हैं, एडवोकेट शशांक सुधी जी हैं और जर्नलिस्ट अनुपम मिश्रा जी हैं। मैं पूर्व डीजीपी साहब के पास आता हूं। अरविंद जी, सच क्या है, झूठ क्या है, इतना घालमेल बन गया है कि मेरे जैसा कोई आम इंसान पड़ताल करना चाहे तो इस तरफ तो बोल रहे हैं जी सब गड़बड़ चल रहा है, एकदम सरकार और पुलिस बिल्कुल एकदम अपनी अपनी योजना बना के निपटाने में लगी है, और उस तरफ बोल रहे भैया अगर कोई हार्ट अटैक आए तो हम क्या करें। अरविंद जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तार अंसारी एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर था और उसकी बैरक में सीसीटीवी लगा, खाने की निरंतर चेकिंग होती थी, जेल सुपरिंटेंडेंट से लेके, वार्डन से लेके, और जो इनके कुछ गुर्गे वहां पे रहते थे वो भी चेकिंग करते थे। पहले खाना खाते थे, फिर मुख्तार अंसारी को खाना खिलवाया जाता था। आपको स्मरण होगा कि जब ये पंजाब की जेल से लाया जा रहा था तब भी कपिल सिब्बल और बहुत से एडवोकेट्स ने ये बात उठाई थी कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसको पंजाब की जेल से शिफ्ट न किया जाए, ये इस स्थिति में नहीं है कि यूपी की जेल जा सके, और हार्ट प्रॉब्लम है। तो ये इसका मतलब है पहले से ये सब थी। मुझे ऐसे किसी स्लो पॉइजन का संज्ञान नहीं है जो एक रात में दिया जाए और फिर उसका असर जो है वो 3 डॉक्टरों की टीम ने चेक किया। उसके बाद अफजाल अंसारी का बयान आया कि मैं अब संतुष्ट हूं, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। फिर एकदम से सीसीटीवी में चेकिंग में सब आ जाएगा, फुटेज में, कि कब ये बेहोश होके गिरे हैं, कब क्या हुआ है, कब शिफ्ट किया गया है। तो मैं नहीं समझता कि और केजीएमसी के डॉक्टर बुलाए गए, पीजीआई लखनऊ के डॉक्टर बुलाए गए। अब उनका कहना है कि मुझे इन पे भी विश्वास नहीं है, अब एम्स के डॉक्टर बुलाए जाएं। तो ये तो एक अजीब सी स्थिति है, 5-5 डॉक्टरों के पैनल से हो रहा है। जो एनएचआरसी की गाइडलाइंस हैं जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में मौत की, उनका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। वीडियोग्राफी हो रही है, परिवारीजन वहीं मौजूद हैं, हर चीज हो रही है। मैं समझता हूं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमको इंतजार करना चाहिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पब्लिश होने का। जो 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 फाइंडिंग्स हैं उसको हमें देखना चाहिए। विसरा प्रिजर्व किया गया है, विसरा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जाएगा, वहां अगर कोई विष उसमें पाया जाता है निकल के सामने आ जाएगा। बॉडी पार्ट्स का भी एग्जामिनेशन होता है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की, अच्छा, जुडिशियल कस्टडी में जो भी डेथ होती है मैंडेटरी है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी अवश्य होती है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है डीएम ने, एडीएम एफआर उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, उसमें डॉक्टरों का बयान लेंगे, जेल वालों का बयान लेंगे, कहीं पे कोई कोताही हुई तो उसके ऊपर लिखेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और मेरा तो ये भी मानना है कि शायद अगर जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करेंगे कि किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए तो उसके ऊपर भी सरकार सहमति दे देगी, क्योंकि सरकार भी ये चाहती है कि जो एक बात आपकी बात से निकल के आई कि अलग अलग डॉक्टर बोलेगा इस पे विश्वास नहीं जी, ए पे विश्वास नहीं, बी को लाओ, बी पे विश्वास नहीं, सी पे लाओ। एम्स वाले भी वही रिपोर्ट दे दें तो वो कहाँ से लाएंगे, फिर इंटरपोल को बुलवा लो। फिर तो मतलब किस पे विश्वास करेंगे, कुछ समझ के बाहर है। हमारे साथ में मैं आऊँगा आपके पास में, अरविंद जी दोबारा आऊँगा मैं। शारदा जी हैं। शारदा जी, जिस तरह से अपराधी, एक मैं सुन रहा था एक्सपर्ट को, उन्होंने कहा कि पिछले 1 आध साल में तो ये सब चले जा रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं लग रहा उनको। शारदा जी। जी, ऐसा है कि किसी को नॉर्मल लगे चाहे नहीं लगे, वो किसी के ओपिनियन से आप नहीं जा सकते हैं। जो ग्राउंड्स पर जो फैक्ट हैं उनको पहले परसीव करना पड़ेगा कि ग्राउंड्स पर हो क्या रहा है। तो ग्राउंड पर जो चीजें हैं वो क्लियर हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था
और कुछ दिन पहले ही वो एक बार अस्पताल ले जाए गए थे और वहां पर स्वास्थ्य में उनके इम्प्रूवमेंट हुआ था। इसी से अगर स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट ना हुआ होता, डेटोरिएट किया होता, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनको दोबारा वापस जेल में ना ला करके अस्पताल में ही देखा गया होता। और डॉक्टरों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। तो स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा तभी वो वापस प्रिजन में लाए गए, लेकिन ओवरऑल उनको तकलीफ तो थी ही, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं एक लंबी बात बताता हूं कि जो व्यक्ति पिछले दशक से ऊपर समय से जेल के अंदर रह करके और चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने जो जिस घर में जन्म लिया है, जहां पर अच्छा खाना खा सकता था, उस हिसाब से तो डेवलपमेंट नहीं होगा। और उम्र के साथ भी फर्क आता है और जेल में फर्क आता ही है, चाहे जो भी कह लीजिए। तो 63 अगर कोई हाँ, समस्या आई 63 है, की उम्र हो गई, रोजा रखा हुआ था, कई तरीके जी की जी, बीमारियां मैं थी। वो कहना नहीं चाहता था हाँ, कि जो हमारे ये कन्विक्ट जी थे, इन्होंने रोजा रखा हुआ था और जैसा मुझे मालूम हुआ है कि रोजा ना रखा जाए उसके लिए कुछ एक सलाह भी उनको दी गई थी कि उनके लिए उपयुक्त ना होगा, लेकिन उन्होंने रखा हुआ था। वो अपना उन्होंने जो भी किया, आस्था का सवाल है, लेकिन हाँ, अकीदत का हाँ, तो मामला है। बात ऐसा है कि अगर उनको तकलीफ हुई और उस तकलीफ में वो एक एग्रेवेटेड पोजीशन आई, तो जब डेथ हुई है तो ऑब्वियसली एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। पोस्टमार्टम में जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है ना किसी और चीज से मृत्यु हुई है। लेकिन हार्ट अटैक के पीछे और क्या कारण थे, वो अगर कोई और भी कारण है तो वो डिटेल रिपोर्ट आएगी। हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। ठीक, और अनुपम मिश्रा जी हमारे मैं साथ में हैं। फोरेंसिक जी, जी। साइंस लेबोरेटरीज का काम कुछ समय तक देखता था एज ए डायरेक्टर फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। वहां से हम फोरेंसिक साइंस से ट्रेन करके भेजते हैं सारे देश की लेबोरेटरीज में। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर एक कोई भी जहर का एक छोटा सा भी हिस्सा और कहीं भी बॉडी में निकलता है, तो उसकी जांच होती है और हो सकती है, और वो छुपा नहीं रह सकता है। चाहे कितना भी स्लो पॉइजन हो, चाहे कितना भी कम क्वांटिटी का पॉइजन हो, वो बाहर आता है। मैं इस और पर दोबारा आऊंगा अगर आपके पास में, क्योंकि ये पॉइजन जी वाला ऐसा हिस्सा है। जब व्यापम की कवरेज हम कर रहे थे तब भी कुछ ऐसी डेथ हुई तो लोग बोले पॉइजन कुछ ऐसा आ रहा है, कोई कुछ कुछ नाम बोल रहा था, कोई थैलेनियम, कोई ऐसे ऐसे अलग अलग नाम बोल रहे थे उस समय, लेकिन आज तक पकड़ में नहीं आया। सुनी सुनाई बातों में कि किंवदंतियां चलती रही, लेकिन पकड़ में कभी नहीं आया, क्योंकि है भी कि नहीं किसी को पता ही नहीं। अनुपम जी हमारे साथ है, मैं आऊँगा शारदा जी आपके पास में दोबारा। अनुपम जी, एक महाशय बोल रहे हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। वो क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या ये माना जाए कि ये नॉर्मल है या फिर कुछ विशेष प्रयोजन है, कॉन्स्पिरेसी है, ये चल क्या रहा है? दूसरी चीज़ ये कि पिछले कई समय से हम देख रहे हैं एक साथ मिलकर जब एक तरफ को गाली देने की बात आती तो सब एक साथ हो जाते हैं, जब अपने फायदे की चीज़ नहीं आती उसी तरह के मामले में चुप हो जाते हैं। अब एक लिस्ट चल रही बाहर कि जी इतनी जातियों के किए मारे तुमने, इतनी जातियों को तो मारे ही नहीं, इस धर्म के मार डाले, उस धर्म के मारे ही नहीं, ये सब चल रहा है लिस्ट में, वो देख ही नहीं रहे। और उन लोगों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा जो इन लोगों से प्रताड़ित थे। पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, अपहरण जिनके हुए, वो बाहर निकल के हम देख रहे थे अलका राय जी को, उनको तो भरोसा ही नहीं था कि कभी मिलेगा का न्याय इसमें, क्योंकि जेल में दरबार लगता था। अनुपम जी। भूपेंद्र जी, जिस कविता, जिस गजल की लाइनें आप पढ़ रहे थे, वो मुनव्वर राना साहब ने लिखी थी। वही अब देखें, ये लाइनों को लिखने वाला शख्स तो पहले ही मन बना चुका था ना। उन्होंने तो कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ वापस सत्ता में आए तो मैं प्रदेश ही छोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ आवाम को उनका जमहूरी हक देने को वो तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता को उनका लोकतांत्रिक अधिकार वो नहीं देने को तैयार। तो उनकी क्या ही बात करें। उनकी पुत्री भी जो अभी कह रही थी, मैं सुन रहा था,
बहरहाल मीडिया एक बहुत बड़ी बात इग्नोर कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आता कैसे इग्नोर कर रहा है। 6 साल पहले 2018 में भी जेल में मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया था, और ये हार्ट अटैक उनको उनकी पत्नी की उपस्थिति में आया था। His wife was right there visiting him. उनकी पत्नी उनसे मिलने गई थी, मियां बीवी दोनों बैठे चाय पी रहे थे, और उसी दौरान मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आ गया, और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसको देख के उनकी पत्नी भी बेहोश हो गई, कहते हैं उनको भी हार्ट अटैक आ गया। वो सरकार जिस पर इल्जाम है कि स्लो पॉइजनिंग से उनको मारना चाहती थी, वो उनको पहले अस्पताल ले जाती है और फिर उनको हाई सिक्योरिटी में पूरी व्यवस्था के साथ पीजीआई लखनऊ लाती है, जहां पे उन लोग हफ्ता 10 दिन रहते हैं और पूर्णतः स्वस्थ होकर लौटते हैं। तो कैसी ये सरकार है जो जेल में मारती है और अस्पताल में बचाती है? मतलब किस तरह की बातें क्या कहें। और उस वक्त भी अफजाल अंसारी ने कहा था कि चाय में जहर दिया गया। तो अब इस बेसिर पैर की बातों का क्या ही करें, ये तो वो लोग हैं। और देखिए कौन, जिन मुख्तार अंसारी की हम बात कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश नहीं आता कि साहब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी दी जाएगी, तो मुख्तार अंसारी को फांसी हो जाता है। 2 बड़े बड़े मुकदमे में उनको आजीवन कारावास हुआ। ये वो मुकदमे हैं जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। आप सोचे कि फांसी की सजा के जो शख्स जिसको योग्य मैंने नहीं, भूपेंद्र सोनी ने नहीं, माननीय अदालत ने माना, उसके लिए ये सियापा। मैं ये प्रयागराज में बैठा हुआ हूं और यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसने अब से केवल 7 महीने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2023 में कहा था, एक मामले की सुनवाई के दौरान शूटर की एक जमानत थी, उनका मुख्तार अंसारी का गिरोह उसके जेल में रहने के बावजूद देश का सबसे खतरनाक गिरोह है। फिर ये मैंने नहीं कहा था, ये आपने नहीं कहा था, उच्च न्यायालय ने कहा था। तो साहब, लेकिन उनका अपना एक अंदाज है, कुछ लोगों की उनकी मजबूरी है। और अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी मतलब अब आप देखिए, एक अपराधी, देखिए ही वाज नॉट एन अक्यूज्ड, आरोपी नहीं थे, सजायाफ्ता थे, 2 बार आजीवन कारावास मिला था। आप उनकी हिस्ट्री शीट देखें, 4 राज्य, 52-55 मुकदमे, सिर्फ इन पे नहीं, इनके साहबजादे पे, इनके भतीजे पे, भाई पे, पत्नी पे। आप उनकी बचाव में कहते हैं कि साहब वो तो ब्रिगेडियर साहब के खानदान के थे, वो तो गवर्नर साहब के खानदान के थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सुनिए, नहीं, वो तो हामिद अंसारी साहब के खानदान के थे। मैं कहता हूं ये बातें तो और उनके खिलाफ जाती हैं। आप तो वो भी नहीं कह सकते कि बेचारे गरीब थे, अशिक्षित थे, और आप तो साहब खानदानी आदमी। आपकी विरासत देखें, वो ब्रिगेडियर उस्मान की विरासत, स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत, मैजिस्ट्रेट्स की विरासत, जागीरदारों, जमींदारों की विरासत। आपके पास तो कोई बहाना नहीं है, आप तो शौकिया अपराधी हैं। मुझे पहली बार मुख्तार अंसारी जब आए थे रूंगटा कांड में 1994 में, नंद किशोर बनारस के उस व्यापारी, आप सोचिए, जिसको टुकड़े टुकड़े करके गंगा में बहा दिया गया। और ये न्यायिक व्यवस्था का मजाक देखिए, जो अक्सर कहते हैं ना, फिर आज उनके भाई को देखिए, मेरा धमकी तो दी बाद गला में। बैठ गया। कल रात से इस पे डिबेट्स पे हिस्सा लेते लेते भूपेश जी मुंह पे आके कहते हैं कि फलाने केस में बरी हो गए, ढिकाने केस में बरी हो गए। मुख्तार अंसारी आज तक जितने मुकदमों में बरी हुए हैं, उन सब में एक कॉमन लाइन है, और वो ये है कि साहब जितने गवाह प्रशासन ने, सरकारी वकील ने प्रस्तुत किए, वो सब पलट गए। ये तो इनका खौफ। और देखें, अभी आपको साबित भी करता हूं, जिस रूंगटा हत्याकांड का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें भी मुख्तार अंसारी को क्लीन चिट मिली, इसमें भी वो बरी हो गए। और इसी मुकदमे के हवाले से उसी रूंगटा के भाई को, जो कि मुकदमे में गवाह था, उसको धमकी देने के आरोप में मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा हो गई। फिर से समझे, रूंगटा के मर्डर में उनको बरी हो गए। हाँ। और उस मामले में जो गवाह था, उसको धमकी देने के आरोप में 5 साल की सजा हो गई। तो साहब, ये आपका न्यायिक व्यवस्था। रही बात पॉलिटिशियंस की,
तो अपना इनका अंदाज है, इनको कश्मीर नजर नहीं आता, गाजा नजर आ जाता है, पड़ोस का कश्मीर नजर नहीं आता, गाजा नजर आ जाता है। इनको पालघर के साधु नजर नहीं आते, इनको अयोध्या से लेके गोधरा नजर नहीं आता, इनको संदेश खाली नजर नहीं आता। मुख्तार अंसारी जाते हैं तो बापू चले गए ऐसे लगता है। तो इसका मैं क्या करूं, आप बताए, इसको ठीक। सोच के देखें। ये वो लोग हैं जो सगे भाइयों को तेजाब से नहलाने वाले, जो जेएनयू प्रेसिडेंट को बीच बाजार मारने वाले शहाबुद्दीन को आज साहब साहब कह के संबोधित कर रहे हैं। भूपेश मैं जी, तो देख रहा था अनुपम जी, कवि हैं इमरान प्रतापगढ़ी, शायर हैं, वो तो सांसद भी इमरान बन गए। प्रतापगढ़ी का मैंने देखिए, मैंने उनका उनकी बयान, वो बेटे, मैं बयान नहीं है, हाँ। उनकी काल यही रचना है, काल हाँ। यही रचना कि कल भी सब पर भारी था और आज भी सब पे भारी हूं। बच्चा बच्चा चीख रहा है मैं मुख्तार अंसारी हूं। साहब ये बच्चों बच्चों को मुख्तार अंसारी बनाना चाहते हैं और ऐसे शख्स को कांग्रेस ने उच्च सदन में बैठाया है, राज्यसभा में बैठ के बच्चे बच्चे को मुख्तार अंसारी बनाएंगे। आप सोचिए, समझ के बाहर की बात है कि सब कहते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त पे रोज भाषण हो जाते हैं कि पहुंच के बच्चों के सामने, बच्चों गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत काम का गलत नतीजा होता है, लेकिन भाषण केवल भाषणों तक सीमित रहता है। हकीकत में ये बात है कि हम चरण वंदना करते हैं उन लोगों की। 10 सेकंड और लूंगा भूपेन जी। ये जब ये चंद्रशेखर की हत्या हुई थी तो बड़ी अच्छी, अभी आपने कविता से शुरू किया था, तो एक अंग्रेजी की कविता थी, मैं आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं, द फीट दैट क्रश्ड इनोसेंट ड्रीम्स, वो कदम जिन्होंने मासूम सपनों को रौंद दिया। द बुलेट्स दैट रिप अपार्ट प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटीज, वो गोलियां जिन्होंने संभावनाओं को चिथड़े उड़ा दिए। द क्रूअल हैंड्स दैट मफल्ड ऑनेस्ट वॉइसेस, वो क्रूर हाथ जिन्होंने ईमानदार आवाजों का गला घोट दिया। वर ऑल सेकुलर, वो सब धर्मनिरपेक्ष आवाज है।